घर के बाहर कपड़े सुखाने के लिए रस्सी बांधी हुई थी। बाल्टी भर कपड़े धोकर बेचारी बहू अनामिका बाहर ले आती है। दुखी होकर कपड़े पसारने लगती है। उसी वक्त मजदूरी के काम के लिए गई सासू माँ शारदा, ससुर जी प्रसाद और पति रमेश लौट आते हैं। सब अपने अपने हाथ पैर धोने लगे, फिर एक के बाद एक आकर बेंच पर बैठ गए। बहू, मटके से पानी ले आओ। सासू माँ ने जब ऐसा कहा, अनामिका कुछ और ही सोच रही थी तो उसने सुना नहीं और वो कपड़े सुखाने में ही लग गई। शारदा फिर से दोबारा आवाज लगाई, फिर भी अनामिका सुनी नहीं और वो अपने काम में ही लग गई। इस बात से शारदा को बड़ा गुस्सा आया। घर में खा पी रही है ना, इसीलिए चर्बी बढ़ गया है। मेरी बात उसे सुनाई नहीं दे रही है। अब उसे आने दो। कान में पत्थर रख के ऐसे दबाऊंगी ना, तब जाके मेरे लिए डर और इज्जत होगी। क्या चाहिए बताओ, ले आता हूँ। पत्थर, कंकर, मिट्टी जो चाहिए बताओ, ले आऊंगा। प्रसाद इससे पहले कि कुछ और कहते, शारदा बीच में घुस के अपना मुंह टेढ़ा बनाकर कहती है, आप अपनी पत्थर की कहानी बंद करेंगे? मैं कुछ कहूँ उससे पहले ही ससुर जी रोक देंगे, बहू को कुछ कहने ही नहीं देंगे। बेटी हो या बहू हो, हमारे लिए तो बस अनामिका ही है। अगर हमारी बेटी होती तो तुम क्या उसे भी कहती कि उसकी चर्बी बढ़ गई है? हो सकता है कुछ और कर रही हो, ठीक से तुम्हारी बात नहीं सुनी और तुम ऐसा सोच रही हो। प्रसाद के ऐसा कहने पर शारदा चुप हो जाती है। प्रसाद सब कुछ समझते हुए फिर कहने लगते हैं, चाहे कुछ भी कहो, पर तुम ही हो जो अनामिका को अच्छे से समझती हो। जब ऐसी तारीफ कर ही रहे थे, तभी अनामिका खाली बाल्टी लेकर वहाँ पर आती है। सास ससुर पति को वहाँ बैठे हुए देखकर कहती है, माँ जी, पिताजी, आप लोग कब घर आए? इस दुनिया में रहोगी तब तो पता चलेगा हम कब लौटे, पर तुम तो अपनी ही दुनिया में हो बहू, इसीलिए हमें लौटते हुए देखा नहीं और बुला रही हूँ वो भी नहीं सुना। अरे माँ जी, आप बुला रही थी, बताइए आपके लिए क्या ले आऊं? प्यास लगी है अनामिका, घड़े का पानी ले आओ, जाओ। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ, आप लोग अंदर जाइए। ऐसा कहकर वो अंदर चली जाती है। उसके पीछे पीछे शारदा, प्रसाद, रमेश भी घर के अंदर आ जाते हैं। हॉल में जाके वो प्लास्टिक चेयर पे बैठते हैं। अनामिका तब तक वाटर बॉटल भर के ठंडा ठंडा पानी ले आती है। कब से बुला रही थी, तुमने जवाब नहीं दिया। ऐसा क्या गहराई में सोच रही थी? कैसे इस जिंदगी की गाड़ी के पहिए को आगे खींचा जाए, यही मैं सोच रही थी। खींचना क्यों बहू, काम तो कर रहे हैं। अभी ये दौड़ रहा है, ये काफी नहीं है, पर अगर कल ये नहीं दौड़ा तो? कल ये नहीं भागेगा, ये तुम्हें किसने कहा? अभी गर्मी का मौसम है, अभी आपको सूरज दिख रहा है, अभी एक बच्चा आधा दिन स्कूल भी जा रहा है, आपको सुबह ही काम करना है, उससे कुछ पैसे आप कमा लेंगे। पर आगे के दिनों में आसमान में तापमान बढ़ेगा, माँ पिताजी के लिए काम करना मुश्किल होगा, उन्हें घर पे रहना पड़ेगा। तब उस गर्मी में सिर्फ आप काम करेंगे और आप अकेले काम करके कितना पैसा कमा लेंगे? अनामिका ऐसा कहती है। शारदा, प्रसाद, रमेश भी सोच में पड़ जाते हैं कि अनामिका ने जो कहा बिल्कुल सही है। थोड़े देर चुपचाप रहने के बाद शारदा कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा है बहू, पिछली बार भी गर्मी के वक्त हमें बहुत तकलीफ हुई थी। फिर तुमने क्या सोचा है बहू? बाप रे, यही गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा पिताजी, मैं जाके बगान में पेड़ के नीचे बैठता हूँ। चलो बेटा, मैं भी चलता हूँ, सास बहू सब संभाल लेंगी। अच्छा कहा है, वैसे मजदूरी का काम छोड़ के मुझे और क्या आता है, इसीलिए चाहे कोई भी परेशानी हो, बहू अच्छे से उसे संभाल लेगी, जो करना है कर लेगी। वो हमें बच्चों को भूखे प्यासे कम से कम मरने नहीं देगी। ऐसा कहकर वो तीनों बगीचे के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। वहाँ पेड़ के नीचे एक बिस्तर पे तीनों बैठ जाते हैं। यहाँ बहू काफी देर तक सोचती है, फिर फैसला लेती है कि अब वो एक लस्सी का घड़ा लगाएगी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। अनामिका ने जैसा कहा था वैसे गर्मी भी बढ़ रही थी। गर्मी धीरे धीरे बढ़ने की वजह से अब स्कूल में बच्चों की भी छुट्टियां हो गई। लू लगने के डर से अब शारदा और प्रसाद काम पे जाना बंद कर दिए, इसीलिए रमेश भी थोड़ा मोड़ा ही कमा रहा था। एक दिन अनामिका घर के खर्च के बाद जो पैसे एक डब्बे में बचा कर रखी थी, उस डब्बे को लेकर अनामिका सीधा सुंदर साइकिल वाले के पास जाती है और उसे अपने मुताबिक एक ठेला बनाने के लिए कहती है। फिर वहाँ से वो शांति के पास जाती है जो कि दूध दही बेचा करती थी और उसे भी वो सब समझा देती है। शांति उसके बात पे तैयार हो जाती है तो अनामिका बहुत खुश होती है।
फिर उसी शाम वो बाजार जाती है। वहाँ एक बड़ा मिट्टी का बर्तन, 10 छोटे छोटे ग्लास, 10 बड़े बड़े ग्लास खरीद के वो घर ले आती है। अगले दिन अपने पति के मदद से वो रोड पर जाती है जहाँ पे लोगों की भीड़ थी। वहाँ अनामिका की घड़े की लस्सी के नाम से अनामिका लस्सी बेचना शुरू कर देती है। आइए बाबू आइए, ठंडी ठंडी मटके की लस्सी, दोनों ही बड़े फायदेमंद। घड़े का पानी पीने से आप स्वस्थ रहते हैं और उसी के साथ लस्सी पीकर भी आपका पेट स्वस्थ रहता है। छोटा ग्लास बस 10 रुपए में और बड़ा ग्लास बस 20 रुपए में। आइए बाबू आइए, ठंडी ठंडी मटके की लस्सी। इस तरह वो कहने लगी। लोग जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, अपने शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए, प्यास बुझाने के लिए अनामिका के पास आने लगे और पैसे देकर अनामिका का ठंडा ठंडा मटके का लस्सी पीने लगे। शाम तक अनामिका का मटके का सारा लस्सी खत्म हो गया। फिर वो अपने गाड़ी को धकेलते हुए घर लौट आई। बहू, हमारे लिए भी लस्सी लाई हो या सारा बिक गया? अरे सासू माँ, मैं पूरी लस्सी क्यों बेच दूं भला? मैंने सभी के लिए थोड़ा थोड़ा रखा है, रुकिए लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर बड़े से मिट्टी के ग्लास में प्रसाद शारदा, बच्चे और पति को वो पीने के लिए देती है। वो भी पीती है। उसके बाद रमेश और अनामिका मिलके अपने निवेश के पैसे को हटाकर जो उस दिन मुनाफा हुआ वो देखकर बहुत खुश होते हैं। इस तरह अनामिका अपने पति के मदद से जब तक सूरज की गर्मी रहती थी, मटका भर के लस्सी बना के जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह वहाँ ले जाके ठेले से घूम घूम कर बेचती थी। छोटा ग्लास 10 रुपए में और बड़ा ग्लास सिर्फ 20 रुपए में। इस तरह जो पैसे वो कमाने लगी, उसी से वो खुशी खुशी परिवार के साथ जीने लगी। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो बात कुछ ऐसी है, शारदा अनामिका सास बहू जब ऑटो से जा रही थी तो बीच सड़क पे जो नई गाड़ी वो खरीदने वाले हैं उसे लेके लड़ने लगी। उनकी लड़ाई सुन के ऑटो ड्राइवर हंसने लगता है। बड़ी मालकिन, आप दोनों सास बहू है ना? तुम्हें कैसे पता चला? मेरे घर में भी यही हाल है, इसीलिए तो उनके खाना पीना होने के बाद जब सो जाते हैं तो घर जाता हूँ और उनके उठने से पहले बाहर निकल आता हूँ। तो तुम कहना क्या चाहते हो? सास बहू का मतलब वो हर जगह पे ऐसे ही हमेशा लड़ती रहती है? बिल्कुल सही कहा, एक दाहिना है तो दूसरा बाया, ऐसी हर जगह सास बहू होती है। वो बात नहीं है, बहू रोज ऑफिस जाती है, कैसे भी एक हमें गाड़ी लेनी है। मैं कह रही हूँ जो आरामदायक हो और उसे पसंद हो वो खरीद ले। वो मना कर रही है। बोलो क्या गलत कहा? आप ही बताइए ऑटो भैया, घर में ये सबसे बुजुर्ग है, क्या गलत है क्या सही है, उन्हें ज्यादा तजुर्बा है। मैंने कहा आपको जो पसंद है आप वो ले लीजिए। आप ही बताइए मैंने क्या गलत कहा? बहू के सामने चालाक सास जीतना चाहती है और इधर बहू भी मौका नहीं देना चाहती है कि सास उसके सर पे चढ़ के नाचे, इसीलिए वो मजबूती दिखा रही है। पर आज तक ये नहीं देखा कि सास बहू एक दूसरे का सम्मान कर रही है। आपने जो सवाल पूछा इसका कोई उत्तर नहीं है मेरे पास, छोटी मालकिन। ऑटो वाले की इस बात पर सास बहू एक दूसरे को देखती है और धीरे से मुस्कुराती है। फिर ऑटो वाला ऑटो बढ़ाने लगता है। इधर ऑटो के पीछे पीछे बाप बेटा प्रसाद और रमेश बाइक से आ रहे थे। प्रसाद गाड़ी चला रहे थे और रमेश परेशान होकर पीछे बैठा हुआ था। पिताजी, आपके हाथ पैर में दर्द हो रहा है ना? क्या मैं गाड़ी चलाऊं? नहीं नहीं बेटा, बड़े दिनों बाद मैं बाइक चला रहा हूँ। बड़ा उत्साहित महसूस हो रहा है। आज मानो कि 25 साल वाला दिमाग दौड़ रहा है। मतलब आज आप अपनी जवानी को याद कर रहे हैं? हाँ बेटा, उस वक्त तुम्हारे दादाजी के पास एक पुरानी बाइक थी। मैं तुम्हारी माँ को देखने के लिए उसी बाइक से उसके आगे पीछे घूमता रहता था। अभी भी दिल करता है कि मैं तुम्हारी माँ को बाइक से घुमाऊं। ये बात अगर आप घर पे कहते तो कितना बढ़िया होता ना पिताजी। मैं और अनामिका ऑटो से आ जाते, आप और माँ बाइक से आ जाते। ठीक है बेटा, ऐसा होता है। चलो फिर कभी। तुम और बहू ने फैसला तो कर लिया ना कि कौन सी गाड़ी लोगे? आप और मेरे से क्या होता पिताजी, उधर सास बहू ही सब कुछ है। ये तो सही है, उन पे ही छोड़ देना बेहतर है, तभी जिंदगी अच्छी चलेगी। इस तरह बातचीत करते करते वो आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर में ही ऑटो कार के शोरूम के पास जाकर रुकता है। सास बहू ऑटो से उतरती है।
अनामिका ऑटो वाले को पैसे देती है। प्रसाद की बाइक भी पीछे ही थी। वो भी आके कार के शोरूम के पास रुकते हैं। प्रसाद को बाइक चलाते देख सास बहू बहुत खुश हुई। वहीं पे वो बाइक पार्क करते हैं और फिर चारों मिलके शोरूम के अंदर चले जाते हैं। वो वहाँ पे एक दो कारें देखते हैं। फिर थोड़ी देर में सेल्समैन आके कार की सारी विशेषताएं बताने लगता है। उनमें से एक गाड़ी वो फाइनल कर देते हैं। टेस्ट ड्राइव के लिए वो गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। अनामिका गाड़ी चला रही होती है। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है, थोड़ी दूर जाने के बाद अनामिका देखती है एक महिला एम्बुलेंस के ड्राइवर को खड़ी होकर विनती कर रही थी। वो रुक जाती है। लगता है कुछ परेशानी है, चलिए एक बार देख कर आते हैं सासू माँ। नई गाड़ी के शुभ अवसर पर यह सब करने की जरूरत नहीं है बहू। कैसी बात कर रही है माँ जी? परेशानी कहकर तो नहीं आती है। अगर वो इस तरह से हाथ जोड़ के विनती कर रही है, इसका मतलब वो बहुत बड़ी समस्या में है। इंसानियत के नाते जानना चाहिए कि आखिर में क्या हुआ है वहाँ पे। ये हमारा दायित्व है। फिर देर न करते हुए अनामिका गाड़ी को यू टर्न लेते हुए उस जगह पर जाती है। अनामिका गाड़ी से उतरती है। शारदा, प्रसाद और रमेश तीनों ही गाड़ी में बैठे रहते हैं। फिर अनामिका उनके पास जाती है। क्या हो गया है? आप उन्हें इस तरह से क्यों विनती कर रही हैं? मैडम, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपको, आप इस आदमी को समझाइए। इसी अस्पताल में मेरे पति की मृत्यु हो गई बीमारी से, क्योंकि उन्होंने सारा संपत्ति बेच दिया तो कोई बेटा भी नहीं आ रहा है। इस आदमी ने पहले कहा था कि मुफ्त में डेड बॉडी पहुंचा देगा। अब ये बीच रास्ते में मुझसे पैसे मांग रहा है, नहीं तो यहीं पे डेड बॉडी छोड़ के वो चला जाएगा। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? आप कैसे इंसान हैं? आप में कोई इंसानियत नहीं है। अस्पताल में आपने क्या कहा था और अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अनामिका के ऐसे कहने पर एम्बुलेंस के ड्राइवर को बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से से वो डेड बॉडी बीच सड़क पे उतार के वहाँ से चला जाता है। 1 सेकंड में ये सब कुछ हो जाता है। अनामिका ने भी बहुत चिल्लाया, पर बिना सुने हुए वो वहाँ से चला गया। वहाँ सुजाता अपने पति के शव को इस तरह देखकर रोने लगती है। अब चूंकि अनामिका के पास भी कोई उपाय नहीं था, इसीलिए वो अपनी गाड़ी के पास आई और परिवार से बातचीत करने लगी। लेकिन बहू, हमने अभी तक ये गाड़ी खरीदी नहीं। हम तो बस इसे टेस्ट ड्राइव के लिए ले आए हैं। लगता है भूल गई हो। अब जाके आप पैसे दे दीजिए, हम इसी गाड़ी को खरीदेंगे और कोई अगर फॉर्मेलिटीज हुआ मैं आके उसे पूरा कर दूंगी। वो बात नहीं है बहू। इसके बाद शारदा और कुछ कहती, पति प्रसाद उन्हें रोक देते हैं। बहू की इंसानियत के बारे में तो तुम जानती ही हो। अब तुम उसे रोकने की कोशिश मत करो। जो इंसानियत हम में नहीं है, वो बात बहू में है। इस बात से हमें खुश होना चाहिए। उनकी बातें सुनकर शारदा फिर कुछ कही नहीं और गाड़ी से नीचे उतर आई। शारदा के साथ साथ रमेश और प्रसाद भी नीचे उतर आते हैं। फिर अनामिका देर ना करते हुए जल्दी से जाकर उस डेड बॉडी को गाड़ी में लेटाती है। सुजाता को गाड़ी के सामने सीट में बैठाती है और अनामिका गाड़ी लेके चली जाती है। उधर शारदा, प्रसाद और रमेश ऑटो लेकर सीधा कार के शोरूम पहुंचते हैं। अनामिका यही गाड़ी खरीदेगी ये कहकर वो पूरे पैसे चुकता कर देते हैं। कार के सारे कागजात सेल्समैन रमेश के हाथों सौंप देता है। फिर कागजात लेके वो ऑटो के पास चला जाता है। उधर शारदा और प्रसाद लव बर्ड्स की तरह बाइक पे बैठ के प्यारे प्यारे बातें करते हुए घर की तरफ निकल जाते हैं। अनामिका गाड़ी चला के सीतापुर गांव में जाती है। वहाँ एक मिट्टी के घर के सामने जाके वो डेड बॉडी नीचे रखती है। सुजाता के हाथ कुछ पैसे देकर वो वहाँ से घर लौट आती है। हॉल में बैठ के सभी लोग अनामिका का इंतजार ही कर रहे थे। थोड़ी देर में ही अनामिका घर भी पहुँच जाती है। अपने परिवार को इस तरह इंतजार करते हुए देखकर वो बहुत खुश होती है। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी, मुझे आप लोगों को इस तरह से बीच सड़क पे नहीं छोड़ना चाहिए था। देखो बहू, इंसानियत के साथ तुमने एक अच्छा काम किया है। तहे दिल से हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ऐसा कहकर अनामिका की सभी ने बहुत सराहना की और ये देखकर अनामिका बहुत खुश हुई।